गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, एज इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन ऑफ इंडिया इंपोर्ट देखा था डू यू नो में। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे डायरेक्शन डू यू नो में डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट देखा था। फिर हमने देखा था ट्रेंड इन इंपोर्ट, हमारे इंपोर्ट में क्या ट्रेंड है स्टूडेंट, तो वो फॉरेन ट्रेड इन 2001 में देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट। रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट क्या क्या है, तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था स्टूडेंट, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स मीन्स जहाँ पे हमारा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स आते हैं, और हमारा उस 2017 और 18 का 25% था। रिसेंटली उसका स्टडी में क्या हुआ है, स्टडी में ग्रोथ हुआ है 24.8 बिलियन हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है स्टूडेंट। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखा था हमने, इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 2001 एंड 2 में देखा था। उसके बाद वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कितने पॉइंट से हुआ स्टूडेंट, 20.1 इन 2013 एंड 14। उसके बाद केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट हमने देखा। केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट में स्टूडेंट हमने देखा था कि कैसे हमारा केमिकल प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस कैसे फ्यू ईयर्स में उसका कैसे शेयर्स इन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट में है। हमने देखा था 13.13% इन 2014 एंड 15 था। इन हमने ट्रेंड में 3 पॉइंट्स देखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ वन हम स्टार्ट करेंगे आज, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। हमारा लेक्चर में हमने जो फोर्थ पॉइंट देखा था जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी स्टूडेंट क्या होता है, जहाँ पे हमारा सारा जेम्स एंड ज्वेलरी होता है स्टूडेंट, इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन। जेम्स एंड ज्वेलरी ये क्या है, एक्सपेंसिव हमारा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, डायमंड, ये सब क्या है, एक ज्वेलरी है। इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक्सपोर्ट में, अर्निंग इन इंडिया, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। जैसे डायमंड है तो स्टूडेंट वो कैसे एक्सपेंसिव होता है। हमारा हैविंग शेयर इन 13.3% इन इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इन 2014 एंड 15। 13.3% इन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा एक्सपोर्ट के अंदर, यहाँ पे 2014 एंड 15 में दिया है। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट देखो, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट। टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट जहाँ पे हमारा कपड़े का गारमेंट्स, जैसे हमारा सिल्क, ये सब वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट दिया है, तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट टुगेदर अकाउंटेड कितना दिखा रहा है, 11.3 स्टूडेंट इन इंडियाज एक्सपोर्ट। हमारा टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट 11.3% दिखा रहा है हमारे इंडियाज एक्सपोर्ट में। ओके, आफ्टर दिस see in 2014 and 15, in fact India is one of the leading exporting country of textile and ready-made garments। 14 and 15 में क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, 14 in fact मतलब रियलिटी में इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग मतलब सबसे आगे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन द वर्ल्ड। टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स में नंबर 1 आगे हम है, लीडिंग में है मतलब आगे है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रेंड इन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का हमने देख लिया, अब इम्पोर्ट का क्या है। नाउ सी इम्पोर्ट हमारा सबसे वो है क्या, पेट्रोलियम। बिकॉज हमारा जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो बहुत ना के बराबर है, इसलिए पेट्रोलियम हैज़ ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम जो हमारी कंट्री को रिक्वायर होता है वो है पेट्रोलियम। हम गल्फ़ कंट्री से लेते हैं पेट्रोलियम, जैसे सऊदी अरेबिया हो, ऐसे अलग अलग गल्फ़ कंट्री जहाँ से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेड इज़ अ प्री एज वेल एज अ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, इट हैज़ अ शेयर ऑफ 27। प्री एज वेल एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड मतलब हमारा पहले और अभी सबसे उसमें शेयर कितना है, 27% इन टोटल 1992 विच करेंटली स्टैंड्स अराउंड 31। क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। हमारा पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट में रिक्वायर्ड एलिमेंट बोल सकते हैं, जिसको हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। पेट्रोलियम हैज़ ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए बोला स्टूडेंट। सेकेंड वन, gold. After petroleum, the second most important item is gold. It has been observed that there is a significant drop in gold during 13 and 14. पेट्रोलियम के बाद सेकेंड, पहला क्या है पेट्रोलियम है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इज गोल्ड. It has been observed that there is a significant drop.
वहाँ पे क्या हुआ है, गिरावट बोलते हैं ना, जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप, मतलब जब कोई मार्केट में गिरावट होता है। गोल्ड import during 13 and 14, the gold import declined from $53.3 billion in 2011 to 12 to 27.5। कितने से फॉल हुआ है, 53.3 बिलियन से ड्रॉप हुआ है कितने तक, 27, मतलब 50% के अब रीचिंग पॉइंट पे हमारा गोल्ड का मार्केट गिरा हुआ है 2013 एंड 14, 2013 एंड 14 में ये हुआ है। दिस वॉज प्रिमली ड्यू टू फॉल इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। ये क्यों हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस क्या हुआ स्टूडेंट, ड्रॉप हुआ इसके लिए। वेरियस पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब द गोल्ड इम्पोर्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी निकला, मेजर्स निकले किस लिए, ताकि गोल्ड का हम रिड्यूस कर सके, जो भी वो है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा पेट्रोलियम है, सेकंड गोल्ड है। गोल्ड का क्या प्रॉब्लम है, गोल्ड का मार्केट ड्रॉप हुआ ड्यू टू इंटरनेशनल प्राइस, जो इंटरनेशनल गोल्ड का प्राइस का ड्रॉप हुआ है, इसके वजह से हमारा गोल्ड का क्या हुआ था, इंपोर्ट में वो हुआ है, लो हो गया है। ओके, यहाँ पे हमारा सेकेंड कंप्लीट हुआ। थर्ड वन क्या दिया स्टूडेंट, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स दिया, द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर इन द शेयर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन The shares of fertilizer in import expenditure declined from 4.1 in 1990 to 1.3 2016-17। फर्टिलाइजर्स जो भी केमिकल यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, उसको फर्टिलाइजर। द शेयर्स ऑफ फर्टिलाइजर इन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन। हमारा इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ मतलब फॉल हुआ है 4.1% इन 1992, 1 एकदम मेजर डिक्लाइन है स्टूडेंट। इन 1991 हमारा कितना था, 4.1 था। अब हमारा रिसेंट वो कितना हो गया, 1.3% इन 16 एंड 17। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो यूज़ होता है उसका क्या हुआ, ड्रॉप हुआ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी फोर्थ पॉइंट, iron and steel. The share of iron and steel in import expenditure declined from 4.9 to 2.1 16-17. The share of iron and steel is import expenditure declined from 4.9 to 2.1। इसमें भी 50% डिक्लाइन हुआ हमारे 2016 एंड 17। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमने अभी 4 ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट देखा है। पहला पेट्रोलियम मतलब हमारा ऑयल, उसके बाद देखा हमने गोल्ड के बाद हमने देखा फर्टिलाइजर्स, और उसके बाद हमने देखा आयरन एंड स्टील। और हमने एक्सपोर्ट में कितने देखे थे ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, हमने देखा था इंजीनियरिंग गुड्स हमारा पहला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट हमने देखा था स्टूडेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट। यहाँ पे हमने ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों देख लिया है इन 2001। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, बैलेंस इट्सेल्फ फ्रॉम इट्स नेम हमें क्या बता रहा है कि एक स्टेबिलिटी बैलेंस, ना ड्रॉप होना चाहिए ना इंक्रीज होना चाहिए ऑफ पेमेंट मतलब जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। अब इसमें क्या बोला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का रिकॉर्ड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोला है, ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। जनरली पीरियड बोला है स्टूडेंट तो 1 ईयर का ही कैलकुलेशन होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ पे दिया द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ सी अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। क्या बोला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज समरी मतलब पूरा, स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन, समरी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन का, ऑफ रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बोला है एक पूरा रिकॉर्ड रखना। एल्सवर्थ ने बोला है
बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ एक कंट्री के रहवासी या तो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है। नाउ सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्रॉस द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। अकॉर्डिंग टू किसके दिया अभी क्रॉस के दिया है। इसे सिस्टमेटिक मतलब जहाँ पे प्रॉपर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन completed between its resident and the rest of the world during a given period of time, usually a concept of 1 year. From the above definition, it is clear that the value of exchange of goods and service among the citizen, businessman, firm, government. यहाँ पे क्या बोला? The balance of payment of a country is a systematic record. Systematic record मतलब जहाँ पे systematically सब कुछ लिखा है of all economic transaction. Economic में जिसमें बाइंग सेलिंग पर सब कुछ आता है जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम यूजली कॉन्सेप्ट ऑफ 1 ईयर। अब ये दोनों डेफिनेशन के उस पर फ्रॉम अबाउ डेफिनेट इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग द सिटीजन, बिजनेसमैन, फर्म, गवर्नमेंट। यहाँ पे क्लियर दोनों डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि जो भी गुड्स का लेन देन हो रहा है, सर्विस और गुड्स का, among the citizen, businessman, firm, government, इसको यहाँ पे एक्सेट्रा इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोल रहे हैं? जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, चाहे वो एक सिटीज़न के थ्रू हो, बिजनेसमैन के, फर्म्स के, गवर्नमेंट के एक्सेट्रा, वो किस में आएगा? इन्वॉल्व रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नाउ से स्टूडेंट, यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो क्लियर हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस मतलब ना हाई ना लो, एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ट्रेड में मतलब जहाँ पे परचेस और सेल हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यहाँ पे क्या बोला? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर ए गिवन पीरियड। एक टाइम के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला है जहाँ पे कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड को और भी बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, मतलब जहाँ इंटरनेशनल आया ट्रेड तो मतलब स्टूडेंट क्या आएगा वहाँ पे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो दोनों की स्टेबिलिटी होना। अकॉर्डिंग टू बेंथम बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्रीज रिलेशन ओवर ए पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। क्या बोला है यहाँ पे? बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री रिलेशन ओवर ए पीरियड, एक टाइम के लिए है, एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड एक टाइम के लिए बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। किसके वैल्यूज़ हैं? वैल्यूज़ मतलब जिसका पैसा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, ऑफ फिजिकल गुड, जहाँ पे कोई सामान का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है एक टाइम पीरियड के लिए, वो हमारा कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये बोला है। ओके, नाउ सी, अकॉर्डिंग टू Samuelson, if export value is greater than the import value, it is called trade surplus. अगर हमारा export value ज़्यादा ग्रेटर है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ओके, ग्रेटर देन द इम्पोर्ट वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड सरप्लस। जहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब पैसा हमारा गुड्स जाएगा और पैसा आएगा, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इम्पोर्ट वैल्यू इट इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस क्यों बोला स्टूडेंट? बिकॉज पैसा आ रहा है हमारे पास एंड हमारा सामान जा रहा है, लेकिन हमारी करेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो ये सरप्लस होगा, मतलब पैसा क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिमिलरली इफ़ इम्पोर्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड डेफिशिट। स्टूडेंट, सरप्लस मतलब ज़्यादा, डेफिशिट मतलब कम। एक्सपोर्ट होगा तो करेंसी क्या होगा? सरप्लस होगा, और अगर इम्पोर्ट वैल्यूज़ ग्रेटर तो क्या होगा? डेफिशिट होगा। क्लियर है? यहाँ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स।
इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन। दोनों डेफिनेशन से क्या क्लियर है स्टूडेंट? बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स, जहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल और इनविजिबल गुड होगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे हमारा बैलेंस बिटवीन कंट्री के बीच में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड को बैलेंस पेमेंट बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द कंट्री, अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमारा सरप्लस होगा, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमारा क्या होगा, करेंसी डेफिशिएट होगा स्टूडेंट। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रेंड इन एक्सपोर्ट। पहले हमने देखा, उसमें देखा हमने 5 पॉइंट्स, और उसके बाद ट्रेंड इन इम्पोर्ट हमने देखा 4 पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा स्टूडेंट। यहाँ पे हमने अपना ये टॉपिक लेसन नंबर 10 भी कंप्लीट किया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अब इसमें ये टॉपिक में हमारा जो नोट्स है, एक्सरसाइज सोल्यूशन है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। एक फास्ट रिकैप इस टॉपिक का देखेंगे। हमने इसमें इंट्रोडक्शन कर लिया। इंटरनल ट्रेड मतलब स्टूडेंट जो गुड्स और सर्विस विद इन द बाउंड्री है वो हमारा इंटरनल ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द बाउंड्रीज जब वो होता है, एक्सचेंज होता है, उसे फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ओके, अब इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड देखा था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट, हम परचेस करते हैं, हमारी करेंसी जाती है, गुड्स आता है बाहर का। एक्सपोर्ट में हम अपना गुड्स सेल करते हैं और बाहर की करेंसी इंडिया में आती है। इंटरपोर्ट ट्रेड में स्टूडेंट क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एक कंट्री से परचेस करते हैं, उसे दूसरी कंट्री को प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने देखा था रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसमें क्या क्या आया था, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फिर एनकरेज इन्वेस्टमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्टिमम एलोकेशन, फिर इसके बाद हमने देखा स्टेबिलिटी इन प्राइस, अवेलेबिलिटी पर मल्टीपल चॉइस, ब्रिंग रेपुटेशन। ये सब क्या है, रोल है फॉरेन ट्रेड का। फिर हमने क्या देखा, ट्रेंड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्या एक्सपोर्ट में किस किस गुड्स का लेन देन होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल। ट्रेंड इन इम्पोर्ट में क्या क्या होता है, पेट्रोलियम, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे पूरा पैसे का रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग अ ईयर इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो भी होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे क्लियर लिखा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस करना। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एंड वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट lecture. If you have any doubt related to topic, you can ask me, and thank you for the today's lecture.